यस, तो आज के लेक्चर में हमको डेरिवेटिव जो हमने लास्ट टाइम देखा था, तो उसके ऊपर कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं. ठीक है, सो लेट अस सी सम एमसीक्यूज बेस्ड ऑन द डेरिवेटिव. Okay, so let us see MCQs. Okay, try to read this MCQ. A car moves along a straight line whose motion is given by s is equal to 12t plus 3t square minus 2t cube. Okay. Yes, and also that x is in meters and t is in seconds. Velocity of the car at the start will be. Okay, तो देखो यहाँ पे लिख से कि how will you get the velocity of the car at the start. स्टार्ट मतलब क्या, टाइम t इक्वल टू 0, और वेलोसिटी मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव. तो इसी के कारण से हमको यहाँ पे s जो दिया हुआ है यहाँ पे, तो इस s का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है. तो वो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है, तो उसको हमको डिफरेंशिएट करना होगा, डेरिवेटिव निकालना होगा, और उसके अंदर फिर t का जो वैल्यू है वो 0 पुट करना होगा. सो लेट अस सी द सॉल्यूशन. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी. सो वेलोसिटी निकालने के लिए हमको क्या करना है, ds बाय dt निकालना है. और ds बाय dt कैसे निकालते हैं पता है हमको ऑलरेडी. हाँ हेलो. ओके, तो देखो नेक्स्ट यहाँ पे कि बेसिकली we will have to differentiate this equation with respect to time. अभी जैसा कि हमको पता है ऑलरेडी कि 12t का डेरिवेटिव क्या बनता है. ठीक है ना, डेरिवेटिव के सारे रूल्स आपके सभी को पता होंगे, आई होप सो. तो देखो यहाँ पे यस, इस 12t का डेरिवेटिव जो है तो वो बनेगा 12 सिंपली, और फिर 3t स्क्वायर. पता है आपको 3t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनता है, 3 इज अ कांस्टेंट कैन बी टेकन आउट, एंड t स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो बनता है 2t, और उसकी वजह से वो बन जाएगा 6t. तो ये देखो ये बन गया 12 which is the derivative of 12t here, then 3t स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 6t, और फिर ये जो माइनस 2t क्यूब है उसका डेरिवेटिव क्या बनेगा. तो देखो 2 इज अ कांस्टेंट आउटसाइड, एंड दिस t क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, इट विल बी 3t स्क्वायर. अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, n टाइम्स ऑफ x रेज टू n माइनस 1. करेक्ट है. तो इसीलिए यहाँ पे फिर ये जो है टी क्यूब का डेरिवेटिव फिर क्या आएगा,
तो वहां पे ये 3 जो है वो सामने आएगा, तो 3 इंटू टी का स्क्वायर, तो ये टी स्क्वायर डेरिवेटिव जो है वो इस तरह से आता है, और 3t square multiplied by 2, it becomes actually 6t square, correct है. And now in order to get the velocity at the time t equal to 0, means start, we have to put this time t equal to 0 here. Okay, तो t equal to 0 अगर हम डाल देंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो देखो यहाँ पे ये t equal to 0 डालने से ये वैल्यू तो 0 हो जाएगा, ये टर्म भी गायब हो जाएगा, और बचेगा आंसर क्या, सिंपली 12. दैट्स इट. दिस 12 मीटर पर सेकेंड इज एक्चुअली गोइंग टू बी द फाइनल आंसर. ओके. Yes, let us see this next question here. Just read the question. The distance traveled by the body is given by 2s is equal to 10t plus 5t square, that is in meter. Then the acceleration of the body is, yes, how much is the acceleration? How will you find out that? We know that the derivative of the displacement is velocity, and the derivative of velocity itself is actually the acceleration. Correct है, जिसको हम डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव कैसे निकालना होता है, पहले एक सिंगल डेरिवेटिव निकालने का, और उसके बाद फिर उसका डबल, फिर से डेरिवेटिव निकालने का. डेरिवेटिव का डेरिवेटिव मतलब ही डबल डेरिवेटिव. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 2 जो है वो 2 को नीचे लेके जाएंगे वो साइड में, तो यहाँ पे आ जाएगा s इक्वल टू 10/2 इंटू टी एंड प्लस 5/2 इंटू टी स्क्वायर. करेक्ट है, ये देखो यहाँ पे ये 10/2 इंटू टी प्लस 5/2 इंटू टी स्क्वायर ऐसा बन गया. अभी इसको डिफ्रेंशिएट करना है हमको, जिससे वो बनता है, ये देखो v इज इक्वल टू, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 5t प्लस 5/2 इंटू टी स्क्वायर. करेक्ट है. अभी इसको अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमको मिलेगा dv बाय dt, विच इज एक्चुअली गोइंग टू बी, अब देखो 5t का डेरिवेटिव क्या बनता है, 5 इंटू टी का डेरिवेटिव होता है 1, तो इसलिए वो 5 इंटू 1 मतलब 5 बन गया. ठीक है, अभी यहाँ पे 5/2 इंटू टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2t, अकॉर्डिंग टू द सेम फॉर्मूला, दैट इज t रेज टू n. t रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, n टाइम्स t रेज टू n माइनस 1, तो इससे हमको ये मिल जाएगा सॉरी ds बाई dt. ठीक है, ये ds बाई dt है, तो वो बन जाएगा 5 प्लस ये 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 5t. दैट्स इट. सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज द वेलोसिटी एक्चुअली. तो ये बन गया वेलोसिटी 5 प्लस 5t. समझा कैसे? ओके, अभी वेलोसिटी हमको मिल गया, अभी इसका फिर से हमको डिफरेंशिएशन करना है. तो इसको अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो 5 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और 5t का डेरिवेटिव t, तो 5 कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, और 1t का डेरिवेटिव 1 आएगा, और उसकी वजह से वो बन जाएगा सिंपली 5, एंड दैट इज गोइंग टू बी एक्चुअली द एक्सेलरेशन. यस. सो सिंपली बात क्या है कि एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है. किसको? डिस्प्लेसमेंट को. ओके, याद रखो ठीक से. Yes, let us start this. The velocity of a body as a function of time is given as v is equal to t cube minus 6t square plus 10t plus 4. Okay, velocity दिया हुआ है as a function of time. Set the accelerations of the body in the increasing order at given instants. तो देखो इंस्टेंट्स कौन से हैं, ये 3 इंस्टेंट्स दिए हुए. देखो एक है टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड्स, एंड टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड, एंड टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड्स. इन 3 इंस्टेंट्स पे हमको एक्सेलरेशन कंपेयर करना है, वेदर इट इज, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको रखना है एक्सेलरेशन को.
तो उसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, जो भी ऑप्शन आएगा वो आपको चूज करना है. Let us try to find out acceleration at all these three instants one by one. Okay, first of all, how will you find out the acceleration? If we know the velocity, we know that velocity का जो डेरिवेटिव है तो वो acceleration होता है. तो velocity का इक्वेशन हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब dv by dt अगर निकालेंगे तो वो हमको मिलेगा acceleration. ओके, तो देखो 3t क्यूब का डेरिवेटिव क्या, 3t क्यूब का डेरिवेटिव क्या बनता है, 3t स्क्वायर. 6t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनता है, 6 इज अ कांस्टेंट आउट एंड t स्क्वायर का डेरिवेटिव 12t, तो ये बन गया 12t. और 10t का डेरिवेटिव क्या बनता है, 10 इज कांस्टेंट आउट एंड t का डेरिवेटिव 1, जिससे बनता है 10 ओनली, एंड 4 का डेरिवेटिव 0, नो डाउट. सो इसलिए फिर यहाँ पे ये 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 10, ये बन गया हमारा डेरिवेटिव ऑफ this velocity, that is nothing but the acceleration, but we want to find out it at the three instants 0, 1 and 5 respectively. So let us try to put all the values here. तो सबसे पहले यहाँ पे t के बदले 0 डाल के देखो तो क्या मिलेगा हमको, acceleration 10 मिलेगा. तो देखो सबसे पहले हमने t इक्वल टू 0 डाला तो acceleration हमको मिला 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, इधर t इक्वल टू 1 डाल के देखो तो यहाँ पे देखो 1 अगर डालेंगे तो 3 इंटू 1 square minus 12 into 1 plus 10, that's it. So it comes out to be 3 minus 12 plus 10, which comes out to be 13 minus 12, matlab hi 1. Okay, so this is the acceleration at time t equal to 1 seconds. Okay, and similarly just put the value of t as 5 seconds also, as it is stated here. यहाँ पे तीसरा सी जो ऑप्शन हमारे पास है उसमें t इक्वल टू 5 भी हमको डालना है. तो अगर यहाँ पे 5 डाल देंगे तो क्या मिलेगा, 3 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 5 प्लस 10, विच कम्स आउट टू बी एक्चुअली 3 इंटू 5 का स्क्वायर, तो मतलब 25, 25 3 जा 75, करेक्ट है, माइनस 12 5 जा 60 and 10 as it is, which happens to be 85 minus 60, which is going to be 25 actually. So that is going to be here acceleration. Okay, तो अभी इसमें देखो सबसे कम कौन है, ये वाला सबसे छोटा है, बराबर. उससे बड़ा कौन है, ये थोड़ा उससे बड़ा है, और सबसे बड़ा कौन, ये देखो ये सबसे बड़ा है. समझे ठीक से, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ये एक्चुअली ए है, ठीक है, ये बी है और ये सी है. तो सबसे छोटा है बी, उससे बड़ा है ए, और उसके बाद फिर लास्ट में है सी, तो बी ए सी, दैट मीन्स एक्सेलरेशन जो है वो बी ए सी इस ऑर्डर में इंक्रीजिंग हुआ. ठीक है, so in this way we can compare the accelerations at different instants using the derivative here. Okay, so let us see the another presentation now, which contains similar types of questions which are based on the use of derivative in physics. ये सारे क्वेश्चंस जो हम कर रहे हैं तो वो इस लेवल पे है कि फिजिक्स के अंदर डेरिवेटिव किस तरह से यूज होता है, उसके ऊपर ये बेस्ड है सारे क्वेश्चंस. ठीक है, let us see the next.
Yes, just read the question. The velocity of the particle is v naught plus gt minus ft square. If its position is x equal to 0 at time t equal to 0, then its displacement after unit time t equal to 1 is. Okay, actually this requires integration also, so we'll do it later. Okay, ये हम बाद में करेंगे थोड़ा. ओके, तो ये देखो क्वेश्चन. Yes, a particle is located at x equal to 0 at time t equal to 0 and starts moving along positive x direction with the velocity v that varies as v equal to alpha into root x. ठीक है, तो velocity जो उसका दिया हुआ है alpha into root x, ये उसका velocity है. Then the displacement of the particle varies with time as. Okay, ये भी actually integration के ऊपर based है. Yes, read this. The relation between the time t and the distance x is given as t is equal to ax square plus bx, where a and b are the constants. Then what is the acceleration? ठीक है, तो देखो यहाँ पे acceleration हमको निकालना है. How we can get that? Acceleration निकालने के लिए हमको इसको displacement को डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, और वो भी 2 बार. लेकिन यहाँ पे x in terms of t एक्सप्रेस किया हुआ नहीं है, जबकि यहाँ पे t को इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस किया हुआ है. तो देखो यहाँ पे ये एक एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी तरफ ध्यान दो ठीक से. ये देखो t इज गिवन टू बी एक्चुअली a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स, राइट. ओके, सो अभी इसको हमको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो अगर हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे सबसे पहले dt बाई dt आ जाएगा. समझा कैसे? हमने डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या है, यहाँ पे d बाई dt जोड़ने का. ठीक है, तो इस t को अगर d बाई dt जोड़ देंगे तो वो dt बाई dt बन जाएगा. और यहाँ पे a एक्स स्क्वायर इसका हमको डेरिवेटिव निकालना है. तो देखो यहाँ पे जस्ट नेक्स्ट स्टेप ऐसा आएगा, इसमें d बाई dt ऑफ t इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ a एक्स स्क्वायर प्लस again d by dt of bx only. Okay, so that here we can see a is a constant, so it can be taken out, and we are going to find out the derivative of x square with respect to time, plus b is again a constant, and we are going to find out the derivative of x with respect to time. So in the next step here we say this a into d by dt of x square. जैसे मैंने कल बताया था कि अगर ये वेरिएबल और ये वेरिएबल अगर सेम नहीं है तो उस केस में क्या करना होता है हमको,
इस वेरिएबल को, इस x को हमको टेम्पररी t एज्यूम करके उसका डेरिवेटिव निकालना है, जो बनता है 2x, बराबर। और उसको फिर मल्टीप्लाई करना है x के डेरिवेटिव से, तो मतलब dx बाई dt से हमको उसको मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सी बात। प्लस b एज इट इज, और यहाँ पे x का जो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या बनेगा वो, तो वो बन जाएगा dx बाई dt, दैट्स इट। सो दिस इज dx बाई dt, ओके। And then here in this case we can just replace this dx by dt by v, that is velocity, so that we, and here dt by dt क्या बनता है, वो तो 1 बनने वाला है नेक्स्ट स्टेप में, तो इसलिए हमको इक्वेशन मिलेगा 1 इज इक्वल टू, ये बनेगा 2ax इंटू ये dx by dt क्या बन गया, v बन गया, प्लस इधर भी b एज इट इज इंटू dx by dt क्या बन गया, फिर से v बन गया। तो ये हमको मिलने वाला है एज अ फाइनल स्टेप। और नेक्स्ट स्टेप ये देखो 1 इज इक्वल टू 2ax इंटू वी प्लस बी इंटू वी, ये dx बाई dt जो था तो उसको हमने v रिप्लेस कर दिया, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इटसेल्फ इज नथिंग बट द वेलोसिटी, ओके। तो अभी इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो इससे हमको मिलेगा कि v अगर कॉमन निकाल के लेंगे इसमें से, तो 1 कैन बी रिटन टू इक्वल टू 2a प्लस 2ax प्लस b इंटू वी, तो ये v हमने कॉमन निकाल के लिया, और ये पूरा जो टर्म है वो अगर नीचे इस तरफ भेज देंगे तो वो हमको मिलेगा v इज इक्वल टू 1/2ax प्लस b, ओके। अभी लेकिन हमको जबकि एक्सेलरेशन ढूंढना है, एक्सेलरेशन, तो उसके लिए हमको इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, करेक्ट है। सो इफ यू डिफरेंशिएट दिस इटसेल्फ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वंस अगेन, तो क्या होगा, तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हमको मिलेगा dv बाई dt, बट अभी यहाँ पे इसका जो डेरिवेटिव है तो वो कैसे निकालेंगे, ये देखो दिस इज गोइंग टू बी dv by dt, no doubt, and at the left right side we get d by dt of this 1/2ax plus b, here we can use the chain rule here, तो ये चेन रूल यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², बराबर है। तो ये हमको यूज करना है, तो टेम्परेली assume this 2ax plus b as our x and find out the derivative normally, जैसा हम करते हैं, तो ये अपन बन जाएगा -1/2ax plus b का होल स्क्वायर, करेक्ट है। बट हियर दिस 2ax plus b इज नॉट आवर वेरिएबल, तो मतलब ये t नहीं है, उसको हमने t 2 मिनट के लिए एज्यूम किया था डेरिवेटिव निकालने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे क्या करना है, तो d by dt of the thing we have assumed it as x, तो मतलब जो जो जिसको हमने t एज्यूम किया था उसका डेरिवेटिव हमको सेपरेट निकालना है, 2ax प्लस b का डेरिवेटिव हमको सेपरेट निकाल के उससे मल्टीप्लाई करना है उसको, जिससे हमको मिलता है -1 अपॉन ब्रैकेट में आएगा 2ax प्लस b का होल स्क्वायर, एंड दैट इज मल्टीप्लाई बाय 2ax प्लस b का डेरिवेटिव, जिसमें 2a इज कांस्टेंट सो कैन बी टेकन आउट, एंड x का डेरिवेटिव बनता है dx बाई dt, तो इसलिए यहाँ पे आएगा dx बाई dt प्लस b का डेरिवेटिव 0, तो इसलिए यहाँ पे वो आएगा 0, तो इसलिए dx बाई dt मतलब ही क्या बनता है, v बनता है, तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं। और इस इवन इसमें भी आगे जाके ये देखो ये 1/2x प्लस b माना क्या है, v है, बराबर। तो इधर भी तो है ना 1/2x प्लस b, उसको अगर हम v डाल देंगे तो वो v स्क्वायर तो इधर ही बन जाएगा, फिर वापस ये माइनस साइन भी यहाँ पे रहेगा एज इट इज, और फिर और हाँ डी डी 2a भी तो है ना यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे आएगा 2a इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस 0, तो इसलिए यहाँ पे आएगा 2a इंटू वी, जिससे वो फाइनली हमको मिलेगा -2a इंटू वी क्यूब, दैट्स ऑल। So here we can see this minus of 2a into v cube will be actually the final answer.
let us see some another questions. ठीक है, so let us try to see the concept of integration so that we can see the combined problems based on derivative and integration in the next lecture. Okay, so first of all, let us revise whatever we have done in derivatives. जैसा कि हमने देखा था कि देखो यहाँ पे, तो बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल इस टाइप के दो वेरिएबल्स होते हैं, जिसमें एक होता है जैसे y को हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और x जो होता है उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो डिपेंडेंट वेरिएबल ऑलवेज डिपेंड्स ऑन अनदर वेरिएबल विच इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. यहाँ पे x जो है तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. जैसे ही x चेंज होगा तो उसकी वजह से यहाँ पे y चेंज होगा, क्योंकि y और x दोनों के बीच में ये रिलेशनशिप है. और ये रिलेशनशिप होने की वजह से ही क्या होता है कि x का कोई भी वैल्यू अगर हमको दिया जाए तो उससे हम y का कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं. जैसे यहाँ पे देखो, x का अगर वैल्यू 1 दिया जाए तो यहाँ पे 1 डाल के हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं. सेम वैसे ही x का अगर वैल्यू 2 हो तो उस पे हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से, दैट इज 23 इन दिस वे. सो ये y और x दोनों के बीच में रिलेशनशिप होता है. सेम वैसे ही फिजिक्स के अंदर बहुत सारे क्वांटिटीज ऐसे होते हैं जिनके बीच में रिलेशनशिप होता है, जिसमें ऐसा होता है कि अगर सपोज डेल्टा x, अगर x का वैल्यू अगर थोड़ा चेंज हो जाता है तो उसकी वजह से y का भी वैल्यू चेंज हो जाता है, जिसको हम बोल सकते हैं डेल्टा y.
ठीक है. So delta x is going to be the increment in x. So delta y will be the increment in y here, and because of that, the since y depends on x, so the final value of y will also have the same relationship with the final value of x, like this. तो f मतलब क्या है यहाँ पे, रिलेशनशिप है, वो फंक्शन उसको हम बोल देंगे. ठीक है. तो अगर हमने यहाँ पे अगर डिफरेंस लिया, तो डेल्टा y का अगर हमने वैल्यू निकाला, तो वो एक्चुअली f of delta x plus delta x minus f of x, and that is to be divided by the ratio of change in x, and we have to take the limit of this as delta x tends to 0, because this is called as the average rate of change of y with respect to x. And when we take the limit of this ratio as delta x tends to 0, then we get the derivative, which is called as the exact rate of change of y with respect to x, which is denoted actually by dy by dx. Remember, and यहाँ पे इसको ही फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं एक्चुअली. ठीक है. f of x plus h minus f of x upon h, और उसका लिमिट as h tends to 0, where h is the increment in x. ओके. और ये सब फिर इसके फॉर्मूले जो है, तो वो फॉर्मूले ऑलरेडी हमने या आवाज येत नाही, आनी चाहिए आवाज तो. ओके, एक बार चेक करो, मेरा आवाज तो आ रहा है सबको. ओके, ठीक है. तो अभी देखो, ये सारे जो है फॉर्मूले है हमारे पास. यस. तो e रेस टू x का डेरिवेटिव जो होता है, वो होता है e रेस टू x ओनली. ये फॉर्मूले सारे लर्न करो ठीक से. log ऑफ x का जो डेरिवेटिव है, तो वो होता है 1 अपॉन x, नो डाउट. देन अगेन वी हैव दैट log ऑफ x का डेरिवेटिव टू द बेस a, मतलब log का अगर बेस a रहेगा, तो उसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन x इंटू लॉग ऑफ a टू द बेस e. ये चलो ठीक है, ये तो ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती हमको, बट ये याद रखो ठीक से, a रेस टू x का जो डेरिवेटिव है, वो होता है x इंटू लॉग ऑफ a. ये फॉर्मूले मैं इसलिए रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि ये सारे फॉर्मूले आपको इंटीग्रेशन के अंदर लगने वाले हैं. इंटीग्रेशन में हमको इसका ही उल्टा करना है. बिल्कुल. देखो, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज गोइंग टू बी 0, no doubt. Again, derivative of x raised to n is actually n times of x raised to n minus 1, and according to that, derivative of x is going to be 1, derivative of x square will be 2x, and derivative of x cube will be 3x square, and so on like that. And if we have the product of k and x, where k is a constant, then it can be taken out, k can be taken out, and derivative of x becomes 1, so it will be k into 1, that is k only. Again, we'll see trigonometric functions. So derivative of sin x is going to be cos x. Again, the derivative of cos x is actually going to be minus sin x. Okay. Yes, say. Then again, it is the derivative of tan x is going to be sec square x, and the derivative of cot x is minus of cos x square x, and the derivative of sec x happens to be sec x into tan x, and finally the derivative of cosec x is going to be minus cosec x into cot x. All these formulas are to be learned. Okay, ये बिल्कुल दिमाग में छाप लो, ये फॉर्मूले तुम्हारे लर्न होने चाहिए बिल्कुल, क्योंकि डेरिवेटिव्स के जैसे फॉर्मूले है, सेम वैसे ही इंटीग्रेशन के भी है. आगे चल के हम देखेंगे. अभी देखो, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो है, तो उनके भी डेरिवेटिव्स, ये चलो ठीक है, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है. अभी इसमें देखो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन फिजिक्स, जैसा कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि एप्लीकेशन ऑफ इन्फिनिटेसिमल कैलकुलस टू द प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, तो मतलब जहाँ पे छोटे छोटे चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं, मतलब जब भी जहाँ पे भी हमको मतलब रेट ऑफ चेंज निकालना पड़ता है, एक क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज दूसरे क्वांटिटी के विथ रिस्पेक्ट टू निकालना पड़ता है, तो वहाँ पे हम ये डेरिवेटिव का कंसेप्ट यूज करते हैं. तो वो वाइडली द काइनेमेटिक्स के अंदर तो आता ही है, क्योंकि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन डेरिवेटिव के बिना निकल ही नहीं सकता है. और इवन जो फोर्स इज अ डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम. इवन इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है कि नहीं. तो ये सारे जो एग्जांपल्स है, तो इससे हमको पता चलता है कि डेरिवेटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स. ओके.
Now we'll see what is integration. Actually, integration is going to be the inverse process of differentiation. डेरिवेटिव का ऑपोजिट प्रोसेस जो है तो वो इंटीग्रेशन हुआ करता है। याद रखिए से द अभी इसमें इंटीग्रेशन के अंदर हम क्या करते हैं, वी फाइंड आउट द फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन फंक्शन। मतलब ये जो फंक्शन है जो दिया हुआ फंक्शन है वो किसका डेरिवेटिव है, ये ढूंढ के निकालना मतलब ही इंटीग्रेशन होता है। जैसे देखो, अगर फॉर एग्जांपल अगर हमको पता है कि जी एक्स एक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जी ऑफ एक्स है। ये देखो, इसको ऐसा लिखा जाता है। अगर हम बोलते हैं कि जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स है, तो हम कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज गोइंग टू बी जी ऑफ एक्स। मतलब उल्टा, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स है, क्योंकि जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, तो ये अच्छी तरह से याद रख लो। Okay, that means it is a process of finding the function whose derivative is given. Okay, so f and g are the two functions of x such that g of x का डेरिवेटिव f of x है, तो हम कहेंगे कि g of x, g is called as the anti derivative or integration of f of x, okay, with respect to x, and symbolically इसको ऐसा लिखते हैं, देखो, integration of f of x dx is going to be equal to g of x। ठीक है, क्योंकि g of x का डेरिवेटिव कौन है, f of x। यस, ओके। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले जो है वो हमको एज इट इज लर्न करके रखने हैं, क्योंकि जब अगर डेरिवेटिव g of x का डेरिवेटिव अगर f of x होता है, तो f of x का इंटीग्रेशन g of x प्लस c होगा, नो डाउट। तो अभी इसमें ये कंसेप्ट को यूज करके हम देख सकते हैं यहाँ पे कि x रेस टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन का डेरिवेटिव अगर निकालने चाहो तो वो बनता है x रेस टू n। देखो क्यों, क्योंकि 1 upon n plus 1 is going to be constant, right? So it can be taken out, and derivative of x raised to n plus 1 we have to find out। तो अगर हम ये फाइंड आउट करने के लिए ट्राई करेंगे तो 1 upon n plus 1 वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे x raised to n plus 1 का डेरिवेटिव कितना बनेगा, तो ये देखो यहाँ पे n plus 1 as it is into x raised to n plus 1 minus 1, यही तो है ना फॉर्मूला। तो ये अगर हम यूज करेंगे यहाँ पे तो उससे हमको क्या मिलेगा, देखो ये n plus 1 कैंसिल हो जाएगा, और n plus 1 minus 1 becomes n only, and that's why we can get this as x raised to n as a derivative of this x raised to n plus 1 upon n plus 1, and that's why we can say clearly that the integration of x raised to n here is actually going to be x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c for n not equal to 1 minus 1। remember, n should not be equal to minus 1, ये भी हमको अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x होता है, तो उसको उल्टा कैसे करेंगे, तो देखो 1 अपॉन x का डेरिवेटिव हुआ करता है log ऑफ x प्लस c। रिमेंबर, ये भी दूसरा फॉर्मूला है। अब देखो e रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, e रेज टू x होता है, तो e रेज टू x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, e रेज टू x ही रहेगा, प्लस c तो वैसे भी होने वाला ही है, रहने वाला ही है, हमेशा हर फॉर्मूला में प्लस c रहने वाला ही है। ओके, अभी देखो a रेज टू x अपॉन log a का डेरिवेटिव क्या होता है, a रेज टू x होता है, तो इसको उल्टा करके हम क्या लिख सकते हैं, a रेज टू x का इंटीग्रेशन रहेगा a रेज टू x अपॉन log a प्लस c। रिमेंबर, अगेन डेरिवेटिव ऑफ माइनस ऑफ cos x is going to be sin x, so what can we say, integration of sin x is going to be minus of cos x। okay, then again integration of derivative of sin x is simply cos x, तो उसको उल्टा करके क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos x is actually going to be sin x। okay, again here the next is the derivative of tan x is actually sec square x, so we can say that the integration of sec square x will be actually tan x plus c। again derivative of cot minus of cot x is cos x square x, actually वो cot x का डेरिवेटिव minus cos x square x होता है, but it's okay, we can just transfer this minus sign from left side to right side to left side here, so that we can find out the integration of cosec square x
to be minus of cot x plus c simply. Again here it is that the derivative of sec x is going to be sec x tan x. So we can say that integration of sec x tan x will be actually equal to sec x plus c. Again here is that derivative of minus cosec x is actually cosec x cot x. So integration of cosec x cot x, यहाँ पे cot x चाहिए, is going to be minus of cosec x. It's that simple. तो इस तरह से हमको ये सारे फॉर्मूले जो है वो लर्न करके रखने हैं. ठीक है, ये सारे फॉर्मूले लर्न करके रखो so that we can continue the numericals. Even यहाँ पे ये बात याद रखो कि डेरिवेटिव ऑफ log of sin x is actually cot x. ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है, तो इसलिए फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ cot x becomes log of sin x. भले अभी ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए इस लेवल पे, आगे चल के 12th में तो ये आने वाला ही है ऑलरेडी. इवन माइनस ऑफ cos x का डेरिवेटिव tan x होता है, तो tan x का डेरिवेटिव रहेगा माइनस ऑफ cos x, एंड log of derivative of log of sec x plus tan x is going to be sec x. So integration of sec x will actually be equal to log of sec x plus tan x. Even log of cosec x minus cot x happens to be cosec x actually. So derivative integration of cosec x will be actually log of cosec x minus cot x, no doubt. And also inverse trigonometric functions के भी derivatives, forget about that. Okay. अभी इसमें हम देखेंगे ठीक से कि वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स. जैसा कि हमको पता है कि कोई भी बॉडी के ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से जो वर्क डन है तो वो वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला यूज करके निकाला जाता है. फॉर एग्जांपल अगर 1 न्यूटन फोर्स अगर 1 मीटर इतना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करता है तो उसको हम कहते हैं 1 न्यूटन मीटर ऑफ वर्क डन. ठीक है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज जूल, नो डाउट. बट अगर ये फोर्स वेरिएबल हो तो उस केस में क्या होगा? ठीक है, तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, हाउ विल यू कैलकुलेट दैट? तो उसके लिए हमको ये करना होगा कि फोर्स का जो इंटीग्रेशन वर्कआउट करना होगा. वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स is always to be found out by the process of integration. See here, this is the concept of integration actually. See here, if suppose we have the graph between force and displacement like this, and suppose we want to find out the work done by this force, then what we'll do here is we'll divide this whole displacement in large number of intervals like this. तो यहाँ पे बहुत सारे इंटरवल्स में हमने इसको डिवाइड किया है, और हर एक इंटरवल का जो के ऊपर जो फोर्स है ये इसको हम बोलेंगे F1, इसको बोलेंगे F2, इसको बोलेंगे F3, और हर इंस्टेंट पे क्या हो रहा है, फोर्स चेंज होता जा रहा है, और ऐसे चेंज होने वाले फोर्स के द्वारा किया हुआ जो वर्क डन है तो वो निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये फोर्स F1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा x1 प्लस द फोर्स F2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा x2 plus similarly F3 multiplied by delta x3 and so on like that up to last, that is Fn into delta xn. ये हमको वर्कआउट करना पड़ेगा. But this when we will work this out, it will take a form of summation. We can call it as summation of fi into delta xi. But यहाँ पे क्या है ना कि ये जो छोटे छोटे ट्रायंगल्स है उनका एरिया यहाँ पे छूट रहा है, क्योंकि जबकि हमने फोर्स को एक एटलीस्ट इस इंटरवल के ऊपर कांस्टेंट अगर मान लिया तो उसकी वजह से ये ट्रायंगल्स का एरिया छूट जाता है. और अगर हमको एग्जैक्ट एरिया निकालना है तो एग्जैक्ट एरिया निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा, ये डेल्टा x जो है इस डेल्टा x को हमको जीरो की तरफ अप्रोच करना पड़ेगा, डेल्टा x को हमको कम करना पड़ेगा. जैसे हम इस डेल्टा x को कम करेंगे तो और छोटे छोटे इंटरवल्स हमको मिलेंगे, और उनके द्वारा मिला हुआ जो ये एरिया है वो ज्यादा एक्यूरेट रहेगा. एंड इन द लिमिटिंग केस द मोस्ट एक्यूरेट एरिया कैन बी फाउंड आउट
by taking the limit of this summation as delta x tends to 0, and when we will do that, it actually becomes the integration of f into dx. That is the meaning of integration from a to b. The integration happens to be the limit of sum. Remember, it's the limit of sum. Whenever the variable is not taking the finite values, but it is taking the infinitesimal small values. मतलब जब वेरिएबल जो है वो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअसली वेरी करने वाला है, तो ऐसे कंटिन्यूअसली वेरी करने वाले वेरिएबल के द्वारा किया हुआ जो वर्क डन या प्रोडक्ट जो है, या उसके द्वारा इसके नीचे इसके ग्राफ के नीचे का जो एरिया है, तो वो हमको इंटीग्रेशन प्रोसेस से मिलता है. That is depicted in this diagram here. Okay, तो ये जो एरिया है पूरा, ये एरिया हमको मिलने वाला है by using the integration of f of x into dx from a to b. इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं आराम से. चलो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन इज द डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी. So velocity can be written to be the integration of acceleration. Also, that the velocity itself is the derivative of displacement, right? Displacement का वो derivative होता है. तो इसमें हम लिख सकते हैं कि displacement is actually going to be the integration of velocity with respect to time, or you can call it as a double integration of the acceleration. ओके, तो ये हम देख सकते हैं आराम से कि जो वर्क डन है, तो वर्क डन निकालने के लिए एग्जैक्ट वेरिएबल फोर्स के द्वारा किया हुआ जो वर्क डन है, तो वो निकालने के लिए हमको एरिया अंडर द ग्राफ निकालना पड़ता है, और वो एरिया अंडर द ग्राफ निकालने का जो काम है वो इंटीग्रेशन कर सकता है. ओके, so let us stop here. We already seen the concept of integration theoretically. Okay, in the next lecture we will see the numericals. Okay, numericals based on this derivative as well as integration. Okay.